हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन यहाँ पर एनएलएम टॉपिक को स्टार्ट कर। मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताऊंगा, एनएलएम के सारे कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पर ये अपन एनएलएम की एक सीरीज ला रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर वीडियोस आएंगे पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे वीडियो लाऊंगा मैं। अब आप भी एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। आप मेरे वीडियोज देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। देखो, कोई भी ब्लॉक है सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा सिंपली कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर, मान लेते हैं n लग रहा है। अब इसका वेट नीचे की ओर आएगा 5g। डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है इसके वेट को बैलेंस कर पा रहा है, तभी ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं कर रहा है और ये रेस्ट पर है। इसलिए यहाँ पर सिंपली नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 5g। जिस डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में अपन इक्वेशन लिखते हैं, उस डायरेक्शन का मोशन अपन देखते हैं। इसकी बात करें तो सिंपली सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। मान लेते ये n1 लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर सारे ब्लॉक पड़े हैं। तो अपन को क्या करना होगा, एक पूरा एक सिस्टम मानना होगा, इस पूरे को एक ब्लॉक मानना होगा। सिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम वो चीज होती है जिसमें अपन एक से अधिक बॉडी को क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें देखो 2 kg, 3 kg, 4 kg, 3 बॉडी है, तीनों ब्लॉक को मैंने इंक्लूड कर दिया, तो वो मेरा एक सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, तीनों का मास ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम है। तो पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या है, 2 + 3 + 4। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल मास आ जाएगा 9 kg। ये तीनों ब्लॉक का जो वेट होगा ना नीचे की ओर कितना लगेगा, जो कि आ जाएगा नीचे की ओर 9g। mg होता है ना वेट। अब क्योंकि इन तीनों ब्लॉक का वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो नॉर्मल है n1 9g फोर्स को बैलेंस कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर n1 की वैल्यू आ जाएगी 9g। तो आई थिंक आपको ये नॉर्मल समझ में आ गया होगा। अब देखो नॉर्मल, यहाँ पर मैं डायरेक्शन आपको बता रहा था। देखो डायरेक्शन क्या होती है नॉर्मल की, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है। तो देखो डायरेक्शन हमेशा जो फ्लैट सरफेस होती है ना, उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल कुछ इस तरह से लग जाएगा मेरा। मान लेते ये n1 लग रहा है। अब यहाँ पर बात करूं तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, मैंने बताया आपको नॉर्मल हमेशा फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, उसके परपेंडिकुलर है। तो ये देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरह से लगेगा, जो कि अपन मान लेते यहाँ पर n2 थी, परपेंडिकुलर लगा। देखो ये इस तरह से, देखो ये 90 डिग्री एंगल में। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो देखो, अब मेरे को ये बताइए यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो बी पॉइंट की बात करें तो सिंपल सी बात है, जब भी आप ऐसी चीज आपके सामने आ जाए ना, तो आप क्या करो, तो अपन क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस यहाँ पर कैसे एज्यूम करेंगे। देखिए क्योंकि देखो ये एक स्पेयर है, जब भी एक स्पेयर आता है ना, तो स्पेयर के हमेशा अपन क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर अपन को नॉर्मल की डायरेक्शन को बताना है स्पेयर के ऊपर, उस पर क्या करते हैं, अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो अपनी यहाँ पर अब ये फ्लैट सरफेस आ गई, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई। ये जो टेंजेंट है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस का कार्य करती है यहाँ पर। तो सिंपली अब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। किस तरह से, मेरे को बताना है कि यहाँ पर स्पेयर पर नॉर्मल कितना है, नॉर्मल की डायरेक्शन स्पेयर पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में लगेगा कुछ इस तरह से। मान लेते ये n1 लग रहा है। यहाँ पर नॉर्मल की बात करूँ, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर दो आप, राइट है, इसको भी ड्रॉ कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर इसकी कुछ इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि सेंटर से पार हो, नॉर्मल मान लिया अपन n2 है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आपको ये नॉर्मल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और अपन यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग में टेंशन किस तरह से लगता है। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन क्या हो। तो सिंपल सी बात है, हमेशा एक ध्यान रखना, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्ट्रिंग किसी भी चीज को क्या करेगी, पुल करेगी, हमेशा उसको पुल करेगी, उसको वो दबा नहीं सकती स्ट्रिंग, क्योंकि वो रिजिड नहीं है। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है हमेशा किसी भी चीज को पुल करना। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है। देखो मैंने स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है, तो इस पॉइंट पर टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज को पुल करना। तो ये पुल कैसे करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब स्ट्रिंग में टेंशन इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में लगेगा, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी ध्यान रखो, क्या प्रॉपर्टी है, पुल करना। तो ये पुल करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये टेंशन टी हो गया। इसलिए अपन बोलते हैं स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा देखो पॉइंट से अवे होता है। तो आई थिंक आपको ये टेंशन की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। अब ना यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट आता है, यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्सेप्ट। देखो ये स्प्रिंग कॉन्सेप्ट में हर किसी को डाउट आता है, स्टूडेंट्स को। देखो स्ट्रिंग को कट कर दिया मैंने, जैसे स्ट्रिंग को कट किया तो इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा बनते। तो देखिए अब मैं आपको स्प्रिंग कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से इसको देखना, आपको गारंटी समझ में आएगा। देखो
इक्विलिब्रियम स्टेट पर था, इक्विलिब्रियम स्टेट पर था तो यहाँ पर स्प्रिंग में फोर्स कितना लग रहा था? सिंपल सी बात है, ये दोनों ब्लॉक इसके नीचे हैं स्प्रिंग के, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है इन दोनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम अपन एज्यूम करें तो दोनों का मास क्या है? टोटल मास 5 kg है मेरा। सिंपल सी बात है यहाँ पर 5 kg, तो यहाँ पर दोनों का मास 5 kg है, इसको मैंने एक सिस्टम मान ली। तो नीचे की ओर टोटल वेट कितना लगा? एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा? यहाँ पर नीचे की ओर वेट लग गया 5g, mg हो गया। kx मान लेते हैं स्प्रिंग में फोर्स। अब सिंपल सी बात है क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स kx से अपवर्ड में लग रहा है और ये वेट डाउनवर्ड में लग रहा है, तो सिंपल सी बात है क्योंकि ये रेस्ट पर है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो 5g किसको बैलेंस कर रहा है? kx को बैलेंस कर रहा है। ये इनिशियल कंडीशन है बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, मतलब इसको कट करने से पहले की कंडीशन है कि 5g किसको बैलेंस कर रहा है? kx को। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जैसे इसको कट किया तो स्प्रिंग देखो, आप ध्यान से चीज को देखो, यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में देखो, स्प्रिंग पहले खींची हुई थी, जैसे ही मैंने कट किया स्प्रिंग एकदम थोड़ी ना कंप्रेस हो जाएगी, उसको कंप्रेस होने में टाइम लगेगा। मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींचा है तो एकदम कंप्रेस थोड़ी हो जाएगी, वो उसको टाइम लगेगा कंप्रेस होने में, इसलिए मैंने इसको कट किया है। लेकिन स्प्रिंग अभी भी उतना ही फोर्स लगा रही है जितना कि पहले लगा रही थी 5g। इसलिए सिंपली यहाँ पर इस ब्लॉक की बात करूं तो ये वाला जो ब्लॉक है ना मेरे 2 kg का ब्लॉक, इस पर नीचे की ओर वेट तो क्या लग रहा है? 2g। अब देखो मैंने इसको कट कर दिया तो ये वाला टेंशन तो खत्म हो गया, नीचे की ओर कोई टेंशन नहीं लग रहा है 2 kg पर। लेकिन अपवर्ड में जो फोर्स लग रहा है ना स्प्रिंग फोर्स, वो अभी भी 5g ही है, क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है उसको नेचुरल लेंथ में आने में टाइम लगता है। ये अपन फाइंड कर रहे हैं, जैसे ही कट किया तो यहाँ पर सिंपली नेट फोर्स अपवर्ड की ओर है, कितना है? 5g माइनस का 2g। एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर a, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है ना? तो नेट फोर्स लग रहा है मेरे पास 5g माइनस का 2g, राइट है। नेट फोर्स अपवर्ड में कितना आ गया? 5g माइनस का 2g इक्वल टू मास इसका क्या है? 2 kg। एक्सेलरेशन यहाँ पर a, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको अपन। तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास आ जाएगा 3g/2। ये मेरा क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक 2 kg। स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? इसमें क्या होगा एक्चुअली में, होगा क्या, स्ट्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि मैंने जैसे इसको कट किया ना तो देखो इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले क्या था, ये जो स्ट्रिंग थी नहीं, ये जो टेंशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा था, इन दोनों को अपन ने क्या किया? एज ए सिस्टम एज्यूम किया। तो इसका यहाँ पर मास कितना है? टोटल 5 kg है, तो टोटल वेट नीचे की ओर क्या लग रहा है? 5g लग रहा है। तो ये जो टेंशन टी डैश है यही तो बैलेंस कर रहा है इस पूरे सिस्टम को, नीचे की ओर गिरने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये टी डैश 5g के इक्वल होगा। तो टी डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 5g बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को कट करने से पहले है, जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को कट किया तो यहाँ पर क्या हुआ? ये टेंशन तो खत्म हो गया। अब 2 kg ब्लॉक की बात करूं मैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक, इस पर क्या क्या पॉसिबल है? इसका एक वेट लग रहा है नीचे की ओर 2g। अब जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में जो फोर्स है ना, अब स्ट्रिंग में फोर्स केवल ये टेंशन टी रह जाएगा। ये जो फोर्स, ये जो टेंशन लगा रही थी ना, ये जो टेंशन 3 kg वाला ब्लॉक लगा रहा था ना, वो गायब हो जाएगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसने पहले फोर्स लगा रही थी तो स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा था, जैसे ही इसको कट किया तो स्ट्रिंग में टेंशन एकदम खत्म हो जाता है। जैसे ही कट किया खत्म टेंशन, अब उसमें वो टेंशन नहीं लग रहा है जो कि नीचे की ओर ये लगा रही थी। अब यहाँ पर केवल टेंशन आएगा जो कि आएगा 2g के इक्वल। अब क्या होगा? ये रेस्ट पर आ जाएगा, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। पहले भी 0 लग रहा था, अब भी 0 ही लग रहा है इस पर नेट फोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग की यही प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग में टेंशन सडनली फिनिश हो जाता है, सडनली उसमें खत्म हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है कट करने के बाद में। तो आपको आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग में फर्क क्या होता है। आप डिफरेंस इन दोनों में समझ पाए होंगे।